जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th के थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ऑलरेडी इस सीरीज़ के अपन 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, तो ये तीसरा वीडियो है। वीडियो को पूरा देखना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस पर थोड़ा ध्यान लगाना है, और जो क्वेश्चन आता है उसको जल्दी से देख के आगे निकल जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक चालक में 4.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, आई होगी 4.8 एम्पियर। चालक में प्रति सेकंड, है ना, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी ये अपने को बतानी है। तो n/t, प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या n/t आपको ज्ञात करना है। तो I बराबर होता है q/t, q इक्वल टू होता है ne, q इक्वल टू ne डिवाइड बाई टी। अब अपने को n/t ज्ञात करना है, n/t ज्ञात करना है। तो इक्वल टू क्या हो गया, I/E। ई को कहाँ भेज देते हैं, इसके नीचे भेज देते हैं। तो करंट की वैल्यू अपने को दे रखी कितनी, 4.8 एम्पियर, और ई का मान दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19। ये अपने को याद रखना पड़ेगा। सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड यहाँ से प्रवाहित होंगे। यदि किसी तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, तार की लंबाई कितनी कर रहे हैं अपन, दुगुनी। देखो पहले L थी तो अभी कितनी कर दी अपन ने, 12 कर दी, ठीक है। तथा अनुप्रस्थ काट भी दुगुना कर दिया जाता है। जो क्षेत्रफल था पहले का कितना कर दिया अपन ने, दुगुना। तो नई लंबाई कितनी होगी, 12 होगी, और नया क्षेत्रफल कितना होगा, 2a हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है नया प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R बराबर रो L अपॉन ए। एल की जगह L डैश अपॉन ए डैश लिख दिया। अच्छा, L डैश कितना है, 12, और क्षेत्रफल भी कितना है, 2a, दोनों से 2 कट गया, R इक्वल टू आ गया रो L बटा है। तो तार के प्रतिरोध में कोई चेंजेस नहीं होगा। कब चेंजेस नहीं होता है, जब उसकी लंबाई भी दुगुनी कर रहे हैं और क्षेत्रफल भी कितना कर रहे हैं अपन, दुगुना कर रहे हैं। तो तार के प्रतिरोध में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। अनओमीय प्रतिरोध का क्या उदाहरण है। तो देखो, अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण हो गया आपका डायोड। कौन कौन से, देखो, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, अर्धचालक। इन तीनों में से कोई सा भी आता तो ये तीनों के तीनों क्या बन जाते हैं, आपके अनओमीय पदार्थ के उदाहरण हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना, धातु का तापमान बढ़ाने से, किसका तापमान बढ़ा रहे हैं साहब अपन, धातु का तापमान बढ़ा रहे हैं, है ना। धातु का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है ना, प्रतिरोध बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, उसका रीज़न। अच्छा, प्रतिरोधकता का एक सूत्र क्या होता है, प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो इक्वल टू m/ne² टो। अच्छा, याद रखना है फॉर्मूला। सर क्यों, क्योंकि प्रतिरोध के फॉर्मूले में क्या आता है, रो आता है। तो पहले अपने को रो को समझना पड़ेगा। रो कौन यहाँ होगी, प्रतिरोधकता हो गया। तो रो इक्वल टू हो गया m/ne² टो बार। अब होता क्या है, विश्रांति काल, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर जो समय है, विश्रांति काल इक्वल टू क्या, समय, समय है ना। काल एक प्रकार का क्या, समय। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा वेग है ना। तो तापमान बढ़ाने से वी आर बढ़ता, वेग बढ़ेगा उनका, जिससे टो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये वेग बढ़ा तो टो क्या हो गया, घट गया। अच्छा, तापमान बढ़ाने से वेग जो बढ़ा, विश्रांति काल घट गया। अच्छा, विश्रांति काल अगर घटता है, देखो यहाँ से ध्यान से सुनो, विश्रांति काल अगर घटता है तो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रखना है, टो घटने से रो क्या होता है, बढ़ता है। तो रो बढ़ गया, है ना, इसको अगर बढ़ा दिया अपन ने तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो नॉर्मली क्या याद रखना है, विश्रांति काल क्या हो रहा, घट रहा। एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल बता रहा हूँ मैं, आपको ध्यान से सुनना है। तापमान अगर बढ़ाओगे आप, है ना, तापमान अगर बढ़ाओगे तो विश्रांति काल क्या होगा, घटेगा। तापमान बढ़ाने से विश्रांति काल घटता है, ठीक है। विश्रांति काल घटने से प्रतिरोधकता क्या होती, बढ़ती है, और प्रतिरोधकता बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सा फंडा है। प्रतिरोध का विलोम क्या होता है। अच्छा, प्रतिरोध का विलोम होता है आपका चालकता, जिसको अपन चालकत्व, यहाँ पे शब्द चालकत्व वर्ड भी यूज हो सकता है, कैपिटल जी से इसको अपन डिनोट करते हैं। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। अच्छा, अतिचालक पदार्थ कैसे होते हैं, जिनका प्रतिरोध कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऐसे पदार्थ जिनका तापमान कम करते जाओ तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, अतिचालक पदार्थ बोलते हैं। अच्छा, आर का मान जीरो हो गया तो 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अच्छा, अतिचालक पदार्थ का चालकता कितनी होती है, तो चालकता कितनी होती है आपकी, इनफाइनाइट होती है। कौन होते हैं अतिचालक पदार्थ, जिनका प्रतिरोध कितना हो जाता है, जीरो। कब हो जाता है जीरो, जब आप तापमान क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तापमान कम करते जाओ
और प्रतिरोध 0 हो जाता है और चालकता कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती है, तो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, अतिचालक पदार्थ बोलते हैं। दिए गए चित्र में भुजा BD में प्रवाहित धारा है, यहाँ भुजा BD दे रखी है आपको, है ना, B और D, यहाँ से यहाँ तक धारा बतानी है आपको कितनी होगी। अगर ये सेतु संतुलित है, अब टेस्ट ऑन सेतु का क्वेश्चन है, और अगर सेतु संतुलित होता है तो बीच वाली भुजा में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये अपने को ध्यान लगाना है। तो सेतु संतुलन की कंडीशन लगा लो, P/Q इक्वल टू R/S। इसको फर्स्ट वाली भुजा को अपन P बोलते हैं, इसको बोलते अपन Q, इसको बोलते अपन R और इसको बोलते अपन S। अच्छा संतुलित है, देखो 30/30 और ये भी 30/30 संतुलित है, तो BD में कोई धारा प्रवाह नहीं होगा, तो BD में धारा प्रवाह कितना होगा, 0 होगा। एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध R दे रखा है, बाह्य प्रतिरोध R है, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध स्मॉल r ओम भी दे रखा है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, कैपिटल R होना चाहिए यहाँ पे। सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, सेल के सिरों पे आपको क्या बताना है, विभवांतर बताना है ना, आराम से समझना। अच्छा टर्मिनल वोल्टता का सवा फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर E माइनस आई आर, ठीक है, टर्मिनल वोल्टता की जगह मैंने लिख दिया V इक्वल टू E माइनस आई आर। अच्छा यहाँ पे इसका प्रतिरोध भी इसने R ही दिया है, ठीक है ना, तो V इक्वल टू E माइनस आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो I की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, अच्छा सवाल है, देखना ध्यान से। V इक्वल टू हो गया आपका आई आर, V इक्वल टू इस R की जगह क्या दे रखा है आपको, स्मॉल r दे रखा है सवाल में, बाह्य प्रतिरोध, ठीक है, तो I इक्वल टू क्या बन जाएगा, V बटा स्मॉल r। तो ये I की वैल्यू उठानी है अपने को और इस I की जगह रखनी है, तो V इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, E माइनस वी अपॉन आर इंटू आर। देखो ध्यान से, R से R क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, V इक्वल टू क्या हो गया, E माइनस वी, V इक्वल टू E माइनस वी। अच्छा ये V इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 2V हो जाएगा, इक्वल टू E, तो V इक्वल टू कितना हो गया, E/2। तो सेल के सिरों पर कितना विभवांतर होगा, E/2 विभवांतर होगा। पहला वाला ऑप्शन सही है, बहुत ही अच्छा सवाल हो सकता है ना। नेक्स्ट सवाल, किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात संधि पर सिग्मा इक्वल टू 0 किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ध्यान रखना है आवेश संरक्षण पर आधारित है। पहला जो नियम है वो आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है ना। किरचॉफ का प्रथम नियम सिग्मा इक्वल टू 0 आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का दूसरा नियम सिग्मा V इक्वल टू 0 ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है ना। दोनों सवाल याद रखने हैं आपको। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण के सिद्धांत, अभी जस्ट देखा था, ऊर्जा संरक्षण नियम की क्या करता है, पालना करता है। एक 50 वोल्ट वोल्टेज दे रखा, कितना E की वैल्यू होगी 50 वोल्ट, 10 ओम प्रतिरोध दे रखा है, तो R का मान कितना हो गया, 10 ओम हो गया। 4.5 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I का मान कितना हो गया, 4.5। आपसे पूछा जा रहा है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है ना। इसका मतलब बैटरी से धारा प्रवाहित हो रही है ना। धारा जब प्रवाहित होती है तो V इक्वल टू क्या लगाते हैं, E माइनस आई आर लगाते हैं, है ना। आई आर इक्वल टू, अब अपने को तो क्या निकालना, आंतरिक प्रतिरोध निकालना, तो आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ई आई आर को इधर लाओ, वी को इधर भेज दो, तो आर बराबर हो गया ई माइनस वी अपॉन आई। ई कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 50 वोल्ट, माइनस वी टर्मिनल वोल्टता कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फंडा है, वी इक्वल टू आई आर कर दो, टर्मिनल वोल्टता आ जाएगी। तो आई को आर से गुणा करा दिया, क्या आ गया, टर्मिनल वोल्टता 45 आ गई, बटा करंट कितनी है 4.5, सोल किया इसको तो कितना आ गया 1.1 ओम। तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना था, इसका मतलब 1 अब यहाँ पे ध्यान रखना है, V कैसे निकालते हैं, तो V निकालते हैं करंट को बाह्य प्रतिरोध से गुणा करा दो, उसे क्या बोलते हैं अपन, टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब सेल को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब सेल को जब समांतर क्रम में जोड़ता है तो वोल्टता का मान तो क्या रहता है, समान रहता है था, ठीक है। अच्छा समांतर क्रम में जोड़ा, वोल्टता का मान समान है, तो धारा क्या होगी, अलग अलग होगी, और धारा अलग अलग होगी तो जुड़ेगी वो, और जुड़ेगी तो धारा का मान क्या होगा, अपने को अधिकतम प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना है, धारा का मान अधिकतम प्राप्त होता है, वोल्टता का मान क्या रहता है, समान। देखो दो ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो गए, वोल्टता समान रहती है, एक में बढ़ना बोल रखा है, एक में घटना बोल रखा है, न तो बढ़ती है वोल्टता न घटती है, क्या रहती है, समान रहती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध होता है ना। अच्छा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल जब बनाते हैं ना अपन, उसके अंदर एक विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड मिलाया, तो ये अपघट्य होगा NH4 प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। इसका जो प्रतिरोध होता है, विद्युत अपघट्य का जो प्रतिरोध होता है, उसी प्रतिरोध को अपन क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है ना। बैटरी द्वारा प्रदाय धारा अधिकतम कब होगी,
मतलब बैटरी से अगर आप धारा ले रहे हो तो वो मैक्सिमम धारा कब होगी ये आपको बताना है, जब उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना हो, बाह्य प्रतिरोध के तुल्य हो। तो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों लगभग क्या होता है, बराबर हो जाए, तो वहाँ पे अधिकतम धारा अपने को प्राप्त होगी। सेल के किसी संयोजन से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। याद रखना, अधिकतम धारा अगर प्राप्त करनी है तो सेलों को अधिकतम धारा प्राप्त करनी है तो सेलों को आप समांतर क्रम में संयोजित करो, और कम धारा प्राप्त करनी है तो सेलों को आप श्रेणी क्रम में संयोजित करो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को अपन समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी धातु में इलेक्ट्रॉन व धनायनों के बीच दो लगातार टक्करों के बीच समयांतराल को विश्रांति काल कहते हैं, टॉस इसको अपन लिखते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे क्या कहलाती है, विद्युत सेल कहलाती है। किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। किसी बंद लूप में होने वाले विभव परिवर्तनों का साधारण बीजगणित योग भी कितना होता है, शून्य, जिसे अपन वोल्टा का नियम बोल रहे हैं। अमीटर सदैव परिपथ क्या घटक के कहाँ लगाया जाता है, श्रेणी क्रम। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है और वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है। त्योहारों पर सजावट के लिए लगने वाले बल्बों की झालर में बल्ब इंपॉर्टेंट है, श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। अच्छा, घरों में जो लगाया जाता है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है, लेकिन जो झालर होती है जो अपन फेस्टिवल पे यूज़ करते हैं, दीपावली वगैरह पे यूज़ करते हैं, उसके अंदर श्रेणी क्रम में बल्बों को लगाया जाता है। जबकि हमारे घरों में पंखे इत्यादि किसमें होते हैं, समांतर क्रम में। मानव शरीर की तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली धारा कुछ माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है ना, कुछ माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। और तड़ित जो होता है, तड़ित मतलब बिजली जो गिरती है, उसमें क्या होती है, हजारों एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। सेल के विद्युत वाहक बल की इकाई लिखो। तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है ना। यूनिक बल है, बल हो तो अपन न्यूटन लिख दें। ये विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, वोल्ट होती है। ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है, देखो ध्यान से। आर बराबर होता है आर नोट 1 + α डेल्टा थीटा। यहाँ डेल्टा थीटा का मतलब तापमान में क्या है, वृद्धि है। अच्छा, तापमान में अगर आप वृद्धि कर रहे हो है ना, तापमान में अगर आप वृद्धि करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा सब। तापमान बढ़ने से प्रतिरोध धातुओं का बढ़ता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फॉर्मूला भी याद रखना है। ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, RT = R0 1 + α डेल्टी, है ना। डेल्टा थीटा की जगह आप डेल्टी भी यूज़ कर सकते हैं। धारा घनत्व का मात्रक बताओ। तो एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली धारा को अपन क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं, है ना। धारा का मात्रक क्या हो गया आपका, एम्पियर हो गया, और क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन गया इसका, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और एक और चीज़, ये जो है ना, ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है, धारा घनत्व, याद रखना है आपको। धारा घनत्व सदिश राशि है, लेकिन धारा जो है, धारा जो है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है आपकी। धारा घनत्व सदिश है, जबकि धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धाराएं सदैव अपरिवर्तित होती है, नहीं साहब, विद्युत धाराएं सदैव चालक के अंदर क्या रहती है, समान ही चलती है, अपरिवर्तित नहीं होती है। किस विलयन में धनावेश तथा ऋणावेश दोनों गति कर सकते हैं। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ NH4Cl के अंदर NH4+ में जाता है और Cl किस में जाता है, माइनस में। तो दोनों क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। धनायन भी गति कर रहा है, ऋणायन भी गति कर रहा है विद्युत अपघट्य पदार्थों में। किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर, बता रखा था पहले। सेल के विद्युत वाहक बल व टर्मिनल वोल्टता में अंतर बताइए। मतलब आपको परिभाषा बतानी है दोनों की। अंतर यहाँ पे आप टेबल बना के परिभाषा लिख सकते हो, आप नॉर्मल परिभाषा भी लिख सकते हो। तो प्रति एकांक धनावेश को, मतलब एक कूलाम आवेश को, यह है ना धनावेश, एक कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित, उसमें सेल इंक्लूड है, में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए जितना भी काम करना पड़ेगा सेल सहित, उसे अपन क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल बोलेंगे। तो E = W नेट डिवाइड बाई Q। टर्मिनल वोल्टता, प्रति एकांक आवेश को, आवेश उतना ही है, प्रति एकांक ही है। सेल के बाह्य परिपथ में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, एक टर्मिनल से
दूसरे टर्मिनल तक लेके जाना, जिसमें सेल शामिल नहीं है, तक किया गया कार्य क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टा। तो ये डब्ल्यू नेट की जगह मैं यूज़ करता हूँ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब सेल शामिल नहीं है। उन पदार्थों के नाम लिखिए जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा। प्रतिरोध ताप गुणांक को किससे लिखते हैं? एल्फा से लिखते हैं। क्या होता है? ऋणात्मक। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका एल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना, दो अर्धचालक है आपके। गैलियम आर्सेनाइड यौगिक अर्धचालक है। धात्विक कौन से हो जाएंगे आपके? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओम का नियम क्या है? इस नियम की दो सीमाएं लिखिए। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि को क्या रखा जाए? स्थिर रखा जाए, बदला नहीं जाए, तो चालक के सिरों पर आरोपित जो विभवांतर होगा वो प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती। V समानुपाती क्या हो जाएगा? I। समानुपाती हटेगा तो R आएगा। R यहाँ पे क्या हो जाएगा? चालक का प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, सीमाएं पूछिए। तो ये उच्च ताप पर काम नहीं करता है, अनोमीय पदार्थों पर लागू नहीं होता है। ज़्यादा तापमान दे दोगे तो ओम का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मीटर सेतु की दो सीमाएं है ना। मीटर सेतु का सिद्धांत भले आपसे पूछ सकता है, व्हीटस्टोन सिद्धांत पे काम करता है। किस पर काम करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे। अच्छा, मीटर सेतु से अधिक प्रतिरोध ज्ञात नहीं किया जा सकता, एक लिमिटिंग प्रतिरोध ही ज्ञात कर सकते हैं। मीटर सेतु से अधिक देर तक धारा नहीं प्रवाहित करानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो यूरेका, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का वायर होता है, वो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। मीटर सेतु में तांबे की मोटी पत्तियों का उपयोग करना चाहिए, ताकि प्रतिरोध क्या रह सके? कम से कम रह सके। आवेश वाहकों की गतिशीलता का मात्रक व विमा लिखो। अच्छा, गतिशीलता किसे कहते हैं? अपवन वेग। वीडी यहाँ पे क्या है? अपवन वेग हो गया। ई यहाँ पे क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपवन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कर रहे हो आप, क्या कहलाता है? गतिशीलता कहलाता है। तो वीडी क्या है? वेग है। वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ई कौन है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर गुलाम होता है। तो ये हो गया आपका न्यूटन पर गुलाम। तो ये बन गया मीटर पर सेकंड और न्यूटन पर गुलाम। अच्छा, इसका एक मात्रक और होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो क्या बन गया? मीटर बट स्क्वायर बटा वोल्ट इंटू सेकंड। इससे आपकी विमा निकल जाएगी। देखो, मीटर की विमा लिख दी मैंने, आवेश की विमा लिख दी। देखो यहाँ से समझते हैं। आवेश की विमा होगी A1T1, मीटर की होगी L1, सेकंड की होगी आपकी T1, और न्यूटन की होगी M1L1T-2। सोल्व करने पर आपकी विमा आ जाएगी। अगला सवाल है 36। अपवन वेग को समझाना है ना, मतलब अब बड़े क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। अपवन वेग, विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध I = NEA/VD वाला एक डेरिवेशन है, उसको करना है। परिपथ चित्र बनाकर प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की दिशा भी बताओ, मतलब कुल मिला के चित्र भी बनाना है आपको। वापस अपवन वेग को परिभाषित करना है, विद्युत धारा अपवन वेग में संबंध स्थापित करना है, परिपथ चित्र बनाकर प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की दिशा बताइए। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है भाई। सेलों के संयोजन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं? सेलों को कितने प्रकार से संयोजित कर सकते हैं? दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं अपन, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। सेलों के श्रेणीक्रम समांतर क्रम विधि को चित्र से समझाओ। इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, तो अच्छे से तैयार करके जाना है। श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अगर आपको श्रेणीक्रम समांतर क्रम नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं आपको वापस से एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको श्रेणीक्रम समांतर क्रम समझ आ जाएगा। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है। दो सेलों के विद्युत वाहक बल दे रखे हैं E1 और E2, और आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 दे रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो कुल मिला के इसके अंदर वो श्रेणी क्रम संयोजन को समझाना है। किसके? सेलों के, प्रतिरोधों के नहीं, सेलों के। तो ये था आपका थर्ड चैप्टर। अब अपन इसी के अंदर फोर्थ चैप्टर को कवर कर लेते हैं, ताकि समय कम है अपने पास, तो उसको थोड़ा सा ही सदुपयोग कर लेते हैं। चौथे चैप्टर पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है चौथे का? यदि एक तांबे की छड़ में से दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है, एक तांबे की छड़ दे रखी है और उस तांबे की छड़ के अंदर डीसी प्रवाहित करवा रहे हो, है ना, दिष्ट धारा मतलब डीसी प्रवाहित करवा रहे हो, तो इस धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? अच्छा, तांबे की छड़ मतलब बेलनाकार, और बेलनाकार के अंदर तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा अपने को। अच्छा, बेलनाकार तार बताना है ना, बेलनाकार तार की वजह से। तो बेलनाकार तार के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? μ/2πr। पृष्ठ पे कितना होता है? स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल आर आ जाएगा। और अंदर कितना होता है? तो अंदर होता है सतह का, देखो इसको ऐसे याद रखते हैं,
म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर तो हो गया सतह का स्मॉल आर बटा कैपिटल आर गुना स्मॉल आर बटा कैपिटल आर गुना होता है। अब आपसे कहाँ पूछ रहा है, तो इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा केवल छड़ के अंदर, देखो अंदर भी है बाहर भी है सतह पे भी है, केवल छड़ के बाहर बाहर भी है, छड़ के अंदर और बाहर भी दोनों, न तो बाहर न अंदर, तो अंदर और बाहर दोनों। सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका सूत्र क्या है आपका, म्यू नॉट एन आई। तो किसके समानुपाती, आई के समानुपाती है, तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, लंबाई के क्या है अनुक्रमानुपाती। अच्छा लंबाई के अनुक्रमानुपाती, इसको भी अपन देखो और आगे बढ़ा सकते हैं, बी बराबर म्यू नॉट, इसको एन को लिख सकते हैं एन बटा एल इंटू आई। लंबाई के तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो अनुक्रमानुपाती गलत हो गया। प्रवाहित धारा के समानुपाती, विद्युत धारा के समानुपाती सही है। फेरों की संख्या के व्युत्क्रम नहीं, फेरों की संख्या के समानुपाती है। प्रवाहित धारा के व्युत्क्रमानुपाती भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही हो जाएगा। 20 फेरे प्रति सेंटीमीटर दे रखे हैं ना, प्रति सेंटीमीटर फेरे कितने दे रखे हैं 20, तो इसका मतलब ये दे रखे हैं एन बटा एन, है ना। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या को अपन बोलते हैं स्मॉल एन, तो 20 दे रखे हैं। अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, बहुत ही अच्छा सवाल, जिसमें आपको सेंटीमीटर कवर दे रखा है उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 100 से ऊपर मेरे को गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने 100 से ऊपर गुणा कराया है, 20 कितना बन गया आपका 2000 बन गया। कैसे कराया देखो मैं समझा देता हूँ आपको। ये 20 दे रखा था आपको, 20 फेरे प्रति सेंटीमीटर, तो ऊपर हो गया फेरे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, तो 10 की घात कितना हो गया -2 मीटर। तो ये -2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो 20 इंटू -2 जाएगा 2000 बना देगा वो, इसलिए 2000 लिखे। ठीक है सर। अब अपने को बी भी दे रखा है, परिनालिका के भीतर 20 मिली टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, तो 20 की जगह 20 मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, तो 20 मिली टेस्ला। आपसे पूछा जा रहा है धारा कितनी बहेगी, तो बी बराबर म्यू नॉट एन है, अभी जस्ट बताया आपको। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा म्यू नॉट एन होता है। तो अपने को बी की जगह मान रखना है, कितना है 20 मिली, तो ये 20 मिली रख दिया। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वो रख दिया, और एन का मान कितना है 2000 है। सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 100 बटा पाई आंसर। अच्छा 100 बटा पाई को अगर आप सोल्व करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 8 एम्पियर के आसपास आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 4। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव खोजा किसने, कौन से वैज्ञानिक ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था। तो ओरेस्टेड एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने विद्युत धारा का क्या खोजा था, चुंबकीय प्रभाव खोजा था। सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। अच्छा अगर सीधा धारावाही चालक तार है आपका, है ना, जिसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो ऐसा निकलता है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ ऐसे वृत्ताकार क्षेत्र में निकलता है। वृत्ताकार क्षेत्र में निकल रहा है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, चालक के लंबवत तल के वृत्ताकार। ऐसे चालक है उसके लंबवत तल के कैसे निकल रहा है, ऐसे वृत्ताकार निकल रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वृत्ताकार तल। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, किसने बताया था, ओरेस्टेड ने बताया था। यह एक नियम है। अच्छा ध्यान रखना है, चालक में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो ओरेस्टेड ने बताया। यह नियम किसने दिया ये बताना है अपने को। तो चालक तार में धारा प्रवाहित कराना है तो अपने को एम्पियर ने, अच्छा एम्पियर का नियम नहीं आएगा, एम्पियर ने तो बंद पृष्ठ के लिए दिया था। तो याद रखना बायो सावर्ट, एम्पियर का नियम या ओरेस्टेड, इन तीनों में से एक मिलेगा आपको। तो कोई भी एक मिले तो अपने को टिक करना है। तो अभी एक्चुअल में आंसर ओरेस्टेड होता है, लेकिन एम्पियर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा, तो अपन टिक किस पर टिक करेंगे, एम्पियर के ऊपर ही टिक करेंगे। एक चालक में प्रवाहित धारा स्थिर धारा है, ध्यान रखना प्रवाहित स्थिर धारा है मतलब चेंज नहीं हो रही है, के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाएगी।
तो मैक्सवेल ने बताया था अपने को कि स्थिर धारा का मान अगर परिवर्तित नहीं है तो चुंबकीय जो बल रेखा बनेगी उसकी दिशा किससे ज्ञात करेंगे? मैक्सवेल के कॉर्कस्कुर के नियम से ज्ञात करेंगे। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए परिणामी बल अनुभव करता है। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो वैद्युत बल भी लगेगा और चुंबकीय बल भी लगेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा F = V × B। गतिशील आवेश से उत्पन्न हो सकता है, तो गतिशील आवेश से विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र। अगर आवेश स्थिर होता है तो विद्युत क्षेत्र बनता है। एक समान रूप से गति करता है तो विद्युत और चुंबकीय दोनों बनते हैं। E मतलब विद्युत है और B मतलब चुंबक है। और अगर आवेश त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगें भी बनती है, ध्यान रखना है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है गतिशील आवेश के द्वारा, स्थिर आवेश नहीं करता है, बिंदु आवेश भी नहीं करता है। तो गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। किसी आवेशित कण का आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, मतलब थीटा लंबवत है ना, 90 डिग्री है। तो उसका पथ कैसा होगा? तो देखो 2-3 ध्यान रखो। थीटा अगर 0 डिग्री है चुंबकीय क्षेत्र के साथ है तो पथ होता है सरल रेखीय पथ। और अगर थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री है तो पथ होता है आपका वृत्ताकार। और अगर थीटा 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो आपका पथ कैसा बनेगा? कुंडली नुमा बनेगा, कुंडली नुमा पथ बनेगा, है ना। हेलिकल पाथ में मूव करेगा चार्ज पार्टिकल। किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा गया है कि अंगूठा धारा की दिशा में, दाएं हाथ को इस प्रकार पकड़ा है कि अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में, तो मुड़ी उंगलियां क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। यदि किसी दक्षिणावर्त पेच को धारावाही चालक के अनुसार रखा हुआ मानकर इसमें इस प्रकार घुमाए कि चालक में बहने वाली धारा की दिशा में गति करे, ऐसे मान रहे कि जो अंगूठा है वो चालक, जो पेच है वो धारा की दिशा में जा रहा है, तो अंगूठे के घूमने की दिशा क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के कैसे लंबवत अंदर की रहे तो इसे क्रॉस द्वारा याद रखना इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्रॉस का मतलब लंबवत अंदर की तरफ और डॉट का मतलब लंबवत बाहर की तरफ। किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ से संबद्ध क्षेत्रफल के परित धाराओं के कुल बीजगणित योग का कितना गुना होता है? म्यू0 गुना होता है, जिसको अपन एम्पियर का नियम, जिसको अपन बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर का नियम कहते हैं। साइक्लोट्रॉन पहले था सिलेबस में, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा धनावेशित कणों अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि को क्या किया जा सकता है? त्वरित मतलब गति कराई जा सकती है। कोई विद्युत धारावाही पाश कुंडली का व्यवहार किसकी भांति काम करता है? चुंबक की भांति काम करता है। गतिमान आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना, और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। दो समांतर तारों में समान दिशा में अगर आप धारा प्रवाहित कराते हो तो उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित कराते हो तो कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल काम करेगा। एक टेस्ला में 10⁴ गाउस होता है। एक टेस्ला में कितने गाउस? 10⁻। तो एक गाउस में 10⁻⁻4 टेस्ला, इसका उल्टा भी याद रखना है आपको। एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग लिखिए। तो सीधे धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र और परिनालिका और टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों एम्पियर के नियम के क्या है? उपयोग है। अनंत लंबाई की परिनालिका किसी सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना? तो याद रखना अक्ष अक्ष पे, मतलब सिरा मतलब अक्ष की बात कर रहा हूँ अभी मैं, अक्ष पे होता है म्यू0 Ni। सिरा मतलब हो गया यहाँ कॉर्नर पे इसका जस्ट आधा होता है, इसका जस्ट क्या होता है? आधा कर लो, इसका आधा कर लिया। और बाहर अगर परिनालिका कम लंबाई की है तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र होता है, और आदर्श परिनालिका में लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, इसको अपन अनंत परिनालिका भी कहते हैं। तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? आपका 0 रहता है। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल की प्रकृति। अच्छा, अगर धारावाही चालक में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके बीच में बल कैसा लगेगा? आकर्षण। और अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है इसमें बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण। समांतर दिशा में आकर्षण लगेगा, विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण बल लगेगा। चल कुंडली धारामापी दो प्रकार, निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी, दो प्रकार के आपके धारामापी होते हैं। निलंबित कुंडली धारामापी में चुंबकीय ध्रुवों की आकृति किस प्रकार होती है? तो ये चुंबकीय ध्रुवों की आकृति होती है आपकी अवतलाकार।
अवतलाकार क्यों होती है? ताकि वो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके, इसलिए अवतलाकार आकृति ली जाती है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का सूत्र लिखो। अच्छा, धारावाही चालक तार बोला ना, तो ध्यान रखना उसका मतलब उसके अंदर लंबाई आएगी, तो इसलिए लिख दिया मैंने BIL sin थीटा या ILB sin थीटा, है ना, ILB sin थीटा। इसका सदिश रूप में क्या है? L और B दोनों सदिश में आ जाएंगे आपके। शंट का उपयोग क्या है? शंट एक अल्प प्रतिरोध होता है ना, शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है। धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए समांतर में शंट प्रतिरोध जोड़ा जाता है, और ये धारामापी कुंडली को जलने से बचाता है, कुंडली को जलने से बचाता है, कुंडली को जलने से बचाता है। कौन जलने से बचाता है? तो धारामापी कुंडली को जलने से बचाता है कौन? शंट बचाता है। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र देखो, फॉर्मूला याद है आपको, ILB। अब अपने को B पूछा है तो I और L को कहाँ भेज देते? नीचे, F/IL। F का विमीय सूत्र M1L1T-2, I का हो गया A1T1, है नहीं, सॉरी, I का हो गया A1 ओनली, और लंबाई का क्या हो गया? L1। सोल्व करेंगे तो अपने को चुंबकीय क्षेत्र का क्या आ जाएगा? विमीय सूत्र आ जाएगा। गैलोमीटर को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या करना होता है? तो गैलोमीटर को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, जिसको अपन क्या बोलते हैं? शंट, जोड़ दिया जाता है। गैलोमीटर को अमीटर में रूपांतरित करना है तो शंट जोड़ दो आप, अमीटर बन जाएगा गैलोमीटर। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श का होता है आपका 0, है ना, और आदर्श वोल्टमीटर का कितना होता है? अनंत होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यदि शंट के प्रतिरोध को अति अल्प माने तो अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा? 0, क्योंकि शंट का प्रतिरोध के प्रभाव, अच्छा ये भी याद रखना है, शंट का जो प्रतिरोध होता है उसी के बराबर होता है आपका अमीटर का प्रभावी प्रतिरोध। गैलोमीटर को वोल्टमीटर रूपांतरित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दो। धारामापी के को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए श्रेणी क्रम में क्या करना चाहिए? उच्च प्रतिरोध जोड़ देना चाहिए। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना? अनंत होता है, अभी क्लियर भी किया था, डिस्कस किया था मैंने। किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखो। तो क्या सूत्र होता है? μ0I/2πr। ये किसकी वजह से? एक सीधा धारावाही चालक तार, है ना, सीधा अगर धारावाही चालक तार दे रखा है तो वहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कितना बनेगा? μ0I/2πr बनेगा, है ना, ऐसे सीधा धारा। अगर वृत्ताकार होता है तो आंसर आता है μ0I/2r, दोनों में फर्क है। वृत्ताकार होगा तो ये होगा, और सीधा चालक तार होगा तो ये होगा। एम्पीयर का नियम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा 100%। निर्वात या वायु में किसी बंद परिपथ में संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। निर्वात या वायु में बंद पथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। बंद वक्र से गुजरने वाली धाराओं के बीजगणित योग का कितना गुणा होता है? μ0 गुणा होता है। B.dl = μ0 सिग्मा i। गणित रूप याद रखना है और स्टेटमेंट भी याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कोई दो नियम लिखो। तो दो नियम है, एक तो हो गया दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और हो गया मैक्सवेल का पेच का नियम। अच्छा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े, ये देखो ये धारावाही चालक तार है, इसको अपन ने दाहिने हाथ में पकड़ा है तो अंगूठा धारा की दिशा में रह रहा है। अंगूठा कहाँ रह रहा है? धारा की दिशा में। ये अंगूठा धारा की दिशा बता रहा है, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र बताए। ऐसे मुड़ी हुई उंगलियां दिख रही है ना आपको, ये क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को बताएगी। दूसरा है मैक्सवेल का पेच का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि उसकी नोक धारा की दिशा में, देखो ऐसे पेच मान लो अंदर की तरफ जा रहा है तो धारा की दिशा नोक की दिशा है, ठीक है, तो घूमने की, पेच जिस दिशा में घूमेगा या अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बन जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दो स्रोतों के नाम लिखो। एक तो गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, दूसरा परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से लंबी धारा, मतलब परिनालिका वाला, इंपॉर्टेंट सवाल हो गया परिनालिका। बायो सावर्ट का नियम, वृत्ताकार धारावाही पाश, है ना, कुंडली, जिसका आंसर आता है आपका ये μ0 NI²/2 A² + R² 3/2। अच्छा, इन्होंने त्रिज्या को क्या माना है? R माना है। दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल, जिससे अपन 1 एम्पीयर की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा बनती है, वो वाला डेरिवेशन आपको करना है।
एम्पेयर के नियम का आलेख कीजिए, मतलब एम्पेयर के नियम को लिखना है। लंबे सीधे धारावाही चालक तार वाला, है ना, प्रेरण का चुंबकीय प्रेरण मतलब चुंबकीय क्षेत्र। चल कुंडली धारामापी की संरचना का वर्णन करो, मतलब धारामापी को पूरा डिटेल में समझाना है, चित्र समझाना है और प्रूफ करना है। समानुपाती होता है, फाई समानुपाती है, नोट्स में दे रखा है, वहाँ समझ लेना। फिर आता है बायो सावर्ट का नियम का कथन करना है। सीधे तथा परिमित लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को समझाना है, म्यू डाई बटा 2πr वाला। अच्छा, नेक्स्ट जो है अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।